Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे 16। आज हम इस वीडियो में संधि के बारे में सामान्य जानकारी देने वाले हैं। संधि किन किन पदों में होती है, कहां कहां होती है, संधि के कितने प्रकार हैं, किस व्याकरणाचार्य ने संधि के कितने भेद बताए हैं, तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने वीडियो पर और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का सामान्य परिचय। ठीक है, संधि इसके दो नाम है। एक नाम तो क्या है, संधि, ठीक है, और दूसरा क्या नाम है, जो है संहिता। क्या नाम है, संहिता। संधि और संहिता, कई बार ये सवाल आता रहता है परीक्षाओं में। तो संधि जो शब्द है वो शब्द कौन सा है, पुल्लिंग। इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और जो संहिता जो शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग। कौन सा, स्त्रीलिंग। इतना ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं तो संधि जो शब्द है वो कैसे बनता है। तो ये जो संधि शब्द बनता है वो सम उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है, इसमें धा धातु और की प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। की में ई शेष रहता है, ठीक है। संहिता जो शब्द है वो भी सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु हैं और त प्रत्यय हैं, ठीक है, और ताप प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ताप प्रत्यय लगा हुआ है। आई बात समझ में। अब कहते हैं कि जो संधि जो विधायक सूत्र है, संधि कौन से सूत्र होती है, कौन से सूत्र से होती है। तो अष्टाध्यायी में इसका सूत्र भी दे रखा है, एक बार लिख देते हैं। कौन सा है, संधि विधायक सूत्र, यानी संधि करने वाला सूत्र, ठीक है। कौन सा सूत्र है, वो सूत्र ये है, परः सन्निकर्ष, परः सन्निकर्ष संहिता। क्या है, परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। ये इसका सूत्र है। इस जो सूत्र है इसका सामान्य अर्थ क्या है, वो सामान्य अर्थ में आपको बता देता हूं। वो सामान्य अर्थ ये है कि अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। क्या है, लिख देता हूं, थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखूंगा, ध्यान रखना। क्या है, अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। क्या है, संहिता कहते हैं, ठीक है। अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। यही बात समझ में। अब आगे चलते हैं। इसका जो सामान्य अर्थ की बात करें तो और भी इसके कई अर्थ हैं। जैसे परिभाषा आप देखते रहते होंगे, वर्ण संधानम संधि। क्या है, वर्ण संधानम संधि, ठीक है। वर्ण संधानम संधि यानी वर्णों को साधना ही। वर्ण कौन से हैं, स्वर और व्यंजन, उनको जो है साधना संधि कहलाता है। या फिर वर्णानाम मेलनम संधि उच्यते, वर्णों के मेलन को संधि कहते हैं। और उसकी जो विस्तृत परिभाषा है वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। वो ये है कि दो वर्णों में, दो वर्णों के अत्यंत समीप रहने पर, यानी पास में रहने पर, ठीक है, समीप रहने पर, अर्थात दो वर्णों के अत्यंत समीप रहने पर, यानी पास में रहने पर, स्वर हो या व्यंजन हो, और क्या हो, उनके मध्य में, उनके मध्य में, यानी बीच में, इन दोनों वर्णों के बीच में अन्य कोई वर्ण का, अन्य यानी दूसरे वर्ण का, ठीक है, अन्य कोई वर्ण का व्यवधान यानी बाधा नहीं हो। व्यवधान नहीं रहने पर, नहीं रहने पर उन वर्णों में संधि कार्य होता है। उन दोनों वर्णों में
जो है संधि कार्य होता है। ठीक है, यह आप परिभाषा लिख लेना। आई बात समझ में कि दो वर्णों में अत्यंत समीपता रहने पर, यानी दोनों वर्ण हैं जो अत्यंत पास में होने पर उनके मध्य में किसी दूसरे वर्ण का कोई व्यवधान नहीं हो, तो उनमें अगर संधि प्राप्त हो रही हो तो वहां संधि कार्य होता है। अब जब संधि कार्य होता है तो प्रभाव क्या पड़ता है संधि का, क्या है प्रभाव, यानी बदलाव। इसको आप बदलाव भी कह सकते हैं, प्रभाव। तो क्या क्या फेरफार हो सकते हैं, फेरबदल हो सकते हैं। तो संधि जब भी होगी तो वहां पर संधि कार्य में लोप हो सकता है। लोप का मतलब किसी अक्षर को डिलीट कर देना, हटा देना वहां से, वो लोप कहलाता है। या फिर विकार हो सकता है, यानी बदलाव भी हो सकता है। या हो सकता है आगम। ठीक है, आगम का मतलब होता है बिना किसी वर्ण को छेड़े हुए चुपचाप आके दूसरा वर्ण बैठ जाता है, वो आगम कहलाता है। और आगम जो है हमेशा मित्रवत होता है। कैसा होता है, मित्रवत, यानी दोस्त की तरह होता है, जो चुपचाप आता है, किसी को बिना परेशानी किए वहां पर बैठ जाता है। आगे और क्या हो सकता है, आदेश होता है। इसमें क्या होता है, आदेश। तो ये चार कार्य वहां पर संधि में हो सकते हैं। आदेश का मतलब होता है किसी वर्ण को वहां से हटाकर आदेश देकर खुद बैठ जाना, वो है आदेश। ठीक है, और यह आदेश हमेशा शत्रुवत होता है। ठीक है, कैसे, शत्रु के समान होता है। बात की जाए कि संधि कहां पर नित्य होती है और कहां अनित्य होती है। ठीक है, तो उसकी बात की जाए संधि की नित्यता और अनित्यता। ठीक है, संधि की नित्यता और अनित्यता। ठीक है, अनित्यता। संधि कहां पर जरूरी होती है और कहां पर नहीं होगी तो भी काम चल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र आया है और वो मैं सूत्र आपको लिख के बता देता हूं। वो सूत्र ये है, याद रखना आप कि संधि कहां होती है और कहां नहीं होती है। लिखा है संहितेक पदे नित्या। ठीक है, नित्या धातु सर्गयो, नित्या धातुप सर्गयो। ठीक है, संहित एक पदे नित्या, नित्या धातुप सर्गयो, नित्या समासे, नित्या समासे वाक्येतु सा, यानी वो संधि, सा विवक्षाम, संहिता की बात हो रही है, विवक्षाम अपेक्षते। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूं। ठीक है, संहित एक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो संधि कहां पर नित्य होती है और कहां नित्य होती है इसके बारे में बताया गया है। तो नित्य कहां पर होती है, ठीक है, नित्य। अब नित्य होती है संहित एक पद, यानी एक पद में। कहां पर, एक पद में जो है संधि है वो नित्य होती है। आई बात समझ में। जैसे कि एक पद, यानी जब पूरा पद बन रहा हो और वहां पर संधि कार्य आवश्यक हो तो वहां पर नित्य संधि करना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें पर प्लस उपकार, ठीक है, तो यहां पर परोपकार का जो अर्थ इन दोनों अलग अलग शब्द करने से नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर दोनों की संधि अपेक्षित है, इसलिए अपन यहां पर परोपकार करना जरूरी है। आई बात समझ में एक बार। दूसरी बात, अनित्य का होती है, नित्य धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग जहां होता है उनमें संधि करनी जरूरी है। धातु और उपसर्ग, ठीक है, धातु और उपसर्ग में संधि अगर हो रही है तो वहां संधि करना जरूरी है। जैसे उप प्लस आगच्छति, ठीक है, आगच्छति, तो यहां पर उपागच्छति करना जरूरी है, उपागच्छति, ठीक है। तीसरा, नित्य एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, यानी समास में ये संधि नित्य होती है। जो सामासिक पद होती है, सामासिक जो पद होते हैं वहां पर अगर संधि कार्य हो रहा है तो वहां संधि कार्य करना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि ये आ गया शब्द है
कृष्ण प्लस अवतार, ठीक है। अब वो अर्थ नहीं आ पा रहा है दोनों अलग अलग रखने से, जो कृष्णावतार का होना चाहिए, तो यहां पर अपन इसको मिला देते हैं और शब्द बन जाएगा कृष्णावतार, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब कह रहा है वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, यहां पर अनित्य यानी कर भी सकता है व्यक्ति और नहीं भी कर सकता है। वक्ता की जो है विवक्षा पर डिपेंड करता है कि संधि करे या नहीं करे। जैसे कि यह वाक्य में जो है वक्ता की विवक्षा पर डिपेंड करता है, वक्ता की इच्छा पर, विवक्षा है नहीं, इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो उसमें संधि करे या नहीं करे। जैसे कि एक शब्द है सा इह अस्ति, ठीक है, ये वाक्य है। अब वो चाहे तो ऐसे बोल सकता है अलग अलग करके, या फिर चाहे तो वो उसको ऐसे भी बोल सकता है कि संधि करके स आ और ई मिलकर ए बन गया तो से, ह और आ मिलकर दीर्घ संधि में से हा स्ति। अब ये संधि भी और की, ये भी सही है और ये भी सही है। तो नित्य कहाँ होती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में, और अनित्य कहाँ होती है? वाक्य में। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि संधि के प्रकार कितने हैं, ठीक है। अब संधि के प्रकार की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है, किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि जो है, संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। वो कौन से हैं बता देता हूं मैं आपको। पहला जो है वो है अच संधि। कौन सा? अच संधि। दूसरा जो है वो है हल संधि, और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। आई बात समझ में? तीसरा, अब जो पहला जो अच संधि है वो मैंने आपको बता रखा है। अच संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग संधि को क्या कहते हैं? स्वादि संधि। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का सु आदि को लेकर अपन कार्य करेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्वादि संधि। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं। तो ये कौन है? वरदराज आचार्य। कौन? वरदराज आचार्य, ध्यान रखना, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्वर संधि का जो भेद है, दीर्घ संधि, और ये क्रमानुसार अपन पढ़ते जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।